इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में एक वकील होने के नाते मेरे पास हर प्रकार के केस आते हैं। मेरे पास महिलाएं भी आती हैं। जब मैं उनकी कहानी सुनता हूं तो वाकई दिल में बड़ा दुख होता है कि कितना अत्याचार उनके साथ हुआ है। और मेरे पास ऐसे पुरुष भी आते हैं विवाहित, जिनकी पत्नी और उनके ससुराल वालों ने उनको इतना परेशान किया होता है कि वाकई फिर दिल कहता है कि भाई जो कानून कई बार महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए थे उसका कुछ महिलाएं दुरुपयोग भी करती हैं। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। दुखी कई बार महिलाएं भी हैं जहां पर कि उनके ससुराल वाले उनको बुरी तरह से परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं और वो वाकई में पीड़ित हैं और उन्हें कानून के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और इसके विपरीत ऐसे भी इनोसेंट ससुराल वाले या पति हैं जिनकी पत्नी और उनके ससुराल वाले उनकी नाक में दम करके रखते हैं। तो हर पीड़ित से मेरी सहानुभूति है। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उन पतियों के लिए बना रहा हूँ, उन पुरुषों के लिए बना रहा हूँ जिनका अपनी पत्नी से डिस्प्यूट चल रहा है और उनकी कोई गलती नहीं है। वो शरीफ लोग हैं, लेकिन उनकी पत्नी और आपके ससुराल वालों ने आपके ऊपर बहुत अधिक दबाव बना रखा है। उल्टे सीधे केस फाइल करने की धमकी दे रहे हैं या वो कर चुके हैं। और ऐसे में जो एक कॉमन सलाह मिलती है पति को वकील के माध्यम से, वो ये है कि अगर पत्नी घर छोड़ के चली गई है, मायके चली गई है, तो उसको एक नोटिस भेज दो सेक्शन 9 का। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, सरल भाषा में कि एक नोटिस भेज दो कि भाई आप बिना कोई कारण बताए चले गए हो और मेरा मुवक्किल, मेरा क्लाइंट आपको वापस बुलाना चाहता है। और फिर बाद में कोई जवाब आए या ना आए, सेक्शन 9 का एक केस फाइल कर दो कोर्ट में कि भाई मैं तो अपनी पत्नी को रखना चाहता हूं पर वो बिना किसी पर्याप्त कारण के मेरे साथ रह नहीं रही है। ऐसा केस फाइल कर दिया जाता है। तो मैं आज अपने जो विचार है इस वीडियो में व्यक्त करना चाहता हूं कि ये जो सेक्शन 9 का केस है, क्या वाकई आपको फाइल करना चाहिए? क्या इसको फाइल करने से आपको कुछ फ़ायदा होगा तो क्या फ़ायदा होगा, या इसको फाइल करने से क्या आपके नुकसान हो सकते हैं? कुछ तर्क दिए जाते हैं इस केस को, इस नोटिस को भेजने के फेवर में कि क्यों सेक्शन 9 का नोटिस पत्नी को वापस बुलाने के लिए भेजना चाहिए, क्यों ये केस फाइल करना चाहिए। उन तर्कों की बार बार समीक्षा करते हैं, बारी बारी से समीक्षा करते हैं कि वो क्या तर्क हैं और वो वैलिड हैं या नहीं है, उससे क्या फ़ायदा होगा। एक तर्क तो ये दिया जाता है कि आप किसी शहर में रहते हो तो वहाँ पे अगर आप केस फाइल कर दोगे पहले और आपकी बीवी का मायका कहीं दूर है, किसी दूसरे शहर में है, तो आपकी बीवी को आपका केस लड़ने के लिए आपके शहर में आना पड़ेगा और इससे वो परेशान होगी, उसका खर्चा होगा, आने जाने का टाइम खराब होगा। तो आपको खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। तो इस तर्क में कोई दम नहीं है। उसका कारण ये है कि पहली बात तो ज़रूरी ही नहीं है कि वो इस केस को लड़ने के लिए आए। अगर ये केस एक्स पार्टी भी हो जाएगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात है कि अगर वो आ भी जाती है तो लीगल एड सेल हर जिले में मौजूद है जहां पे महिलाओं को मुफ्त में वकील सरकार प्रोवाइड कराती है। वो लीगल एड सेल का वकील ले सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका वकील का खर्चा हो। तीसरी बात यह है कि सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो एप्लीकेशन लगा सकती है कि ये जो केस चल रहा है इसकी पेंडेंसी के दौरान मुझे मेंटेनेंस दिलवाया जाए या मुझे लिटिगेशन एक्सपेंस दिलवाए जाएं, और कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है। तो आपका ये सोचना कि वो इस शहर में आके परेशान होगी, ये एक जायज़ तर्क मुझे नहीं लग रहा है। इसके अलावा भी अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके ट्रांसफ़र पिटीशन लगा देती है कि मैं इस शहर में रहती हूँ और ये कारण है, इस केस को यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, और ऐसा करने से पहले वो लोकल कोई पुलिस कंप्लेंट भी आपको अपने शहर में कर देगी, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये केस जो आपने अपने शहर में किया है वो उसके शहर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो तर्क है ये मुझे
सूट नहीं कर रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। दूसरा तर्क जो इस पक्ष में दिया जाता है कि क्यों ये केस फाइल करना है पत्नी को वापस बुलाने का, वो ये है कि भाई पति सोचता है कि अच्छा ये बड़ी स्मार्ट बन रही है, बड़ी तेज बन रही है, मैं इसको बताता हूँ, मैं अपने वकील के माध्यम से इसको ऐसा ऐसा नोटिस भिजवाता हूँ, तो इसके मन में डर उत्पन्न होगा, भय उत्पन्न होगा, तो इसकी अकल ठिकाने आएगी। ऐसा कई बार पति सोचते हैं। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो आज की तारीख में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और बड़ी आसानी से वकील मिल जाते हैं, बड़ी कोर्ट का दरवाज़ा दूर नहीं होता है। तो जो कागज़ का टुकड़ा भेज के आप उसे डराना चाहते हो कानूनन रूप से, तो वो आपके लिए ही एक फांस बन जाएगा। वो उस नोटिस को एक चैलेंज के रूप में लेगी, उस सम्मन को कोर्ट के कि आपने केस डाला या वकील से नोटिस भिजवाया है, और उसके बाद वो एक के बाद एक आपके ऊपर इतने केस करेगी कि आपका वो जो केस है पत्नी को वापस बुलाने का, वो उस धुंध में, उस धुएं में दिखाई भी नहीं देगा, वो खो जाएगा। तो ये सोच अगर आपकी है कि मैं उसे डरा दूंगा इस चीज़ से, इस नोटिस से, इस केस से, तो ये एक मिथ है आपके दिमाग में। तीसरा तर्क जो बड़े ज़ोर शोर से दिया जाता है कि ये खतरा होता है कि अगर वो रहने चली गई मायके में या अलग रहने चली गई तो वो हम पे मेंटेनेंस का केस डालेगी, और अगर हम ऐसा कोर्ट में बोलते हैं इस केस के माध्यम से कि जनाब मैं तो इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, हमारे यहाँ तो कोई परेशानी नहीं हुई, यही बिना कारण बार बार घर छोड़ के भाग जाती है, तो शायद मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा या कम देना पड़ेगा। ये भी एक भ्रम है आपके दिमाग में, क्योंकि अगर उसने मेंटेनेंस का केस चाहे पहले डाल रखा है चाहे आपके नोटिस आने के बाद वो डाल दे, उस जो मेंटेनेंस का केस वो डालेगी, मान लीजिए कि वो सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस का केस डालती है, तो सेक्शन 125 ये कहती है कि मेंटेनेंस तब नहीं मिलेगा अगर बिना पर्याप्त कारण कोई छोड़ के आ गया। तो उसे तो अपने 125 के केस में कोर्ट को सिर्फ इतना ही कन्विंस करना है कि जनाब मैं बिना कारण अपने पति को छोड़ के नहीं आई हूँ, वहां मुझे मारते थे, पीटते थे, दहेज मांगते थे, मानसिक यातनाएं देते थे, ताने देते थे, शोषण करते थे, खाना नहीं देते थे, और भी जो उसे बोलना है वो बोल सकती है वहां पे। तो सफिशिएंट कॉज हो गया ना, उस समय के लिए तो हो गया कि मेंटेनेंस मिल जाए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका ये केस डालने से आपका वहां मेंटेनेंस कम हो जाएगा या नहीं देना पड़ेगा, ये एक भ्रम है। इसके अलावा भी बता दूं कई प्रोविजंस हैं मेंटेनेंस के, जिसमें कि आपकी पत्नी डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सीआरपीसी की सेक्शन 125 के अलावा जो कुछ और मेंटेनेंस प्रोविजंस हैं जिसकी डिटेल में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, उनका फायदा भी आपकी वाइफ ले सकती है। वो प्रोविजंस हैं, सेक्शन 24 है हिंदू मैरिज एक्ट की, सेक्शन 25 है हिंदू मैरिज एक्ट की, सेक्शन 3B जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की, उसमें डिफाइन किया गया है कि मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सेक्शन 18 है इसी एक्ट की, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की, उसमें भी मेंटेनेंस ऑफ वाइफ के प्रोविजंस है। सेक्शन 12 जो है डीवी एक्ट की, उसमें वो एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट में। और सेक्शन 20 जो है डीवी एक्ट की, उसमें बताया गया है कि क्या क्या मॉनेटरी रिलीफ दिए जा सकते हैं आपकी वाइफ को। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये केस डाल दूंगा तो मुझे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, तो शायद ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, मेंटेनेंस को डिफेंड करने के लिए, बचने के लिए जो और अन्य ग्राउंड होते हैं मेंटेनेंस ना देने के, उन पे ही आपको लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, नेक्स्ट तर्क जो इस फेवर में दिया जाता है कि आरसीआर का केस फाइल कर दो पत्नी को वापस बुलाने का, वो ये है कि भाई खुदा न खास्ता उसने अगर हमारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करा दी 498A में या और कोई धाराएं लगा के, तो जमानत मिलने में आसानी होगी, बेल मिलने में आसानी होगी, क्योंकि हम तो अपनी क्लीन इंटेंशन दिखा रहे हैं कि हम तो अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते हैं और हमने ये केस डाला हुआ है। तो बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आपने भले ये केस डाल रखा हो, आपको बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर कोई एफआईआर हो गई, तो वो डिपेंड करता है कि वो एफआईआर में क्या कंटेंट हैं, क्या एलिगेशंस हैं, क्या उसके एविडेंस हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को लगता है, क्या गवाह कहते हैं और जज साहब क्या सोचते हैं। जज के डिस्क्रिशन पे है।
तो ये सोचना कि मैंने ये केस डाल रखा है इसलिए जमानत हो जाएगी, ये भी आपका भ्रम है। ऐसा नहीं होने वाला। जमानत होगी या नहीं होगी वो उस पर्टिकुलर केस के कंटेंट पे और उस सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट तर्क दोस्तों ये है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर ये केस फाइल कर देंगे तो वो फिर डिवोर्स का केस फाइल नहीं कर पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना केस डालते रहिए, वो चाहे तो वो अपना डिवोर्स का केस आपके अगेंस्ट फाइल कर सकती है मेंटल क्रूरलिटी के आधार पे, या जो भी वो ग्राउंड ले रही है कि भाई मुझे इस आधार पे डिवोर्स चाहिए। तो आपकी ये जो पिटिशन है सेक्शन 9 की वो डिवोर्स को रोक पाएगी, ऐसा नहीं है। एक सज्जन ने मुझे कहा कि भाई मेरी पत्नी ने पहले ही मेरे खिलाफ एक डिवोर्स का केस डाल रखा है और मैंने जानबूझ के फिर बाद में ये केस डाला है कि मैं तो इसे वापस बुलाना चाहता हूं, ताकि उसने मेरे ऊपर जो झूठे आरोप एलिगेशंस उस डिवोर्स केस के अंदर लगाए हैं उसका जवाब मैं यहाँ भी दे रहा हूँ। तो दोनों केस दोस्तों अलग अलग है और बहुत ही मुमकिन है कि अलग अलग कोर्ट में होंगे, अलग अलग जज साहब के सामने होंगे। तो इस केस को इस केस की मेरिट पे लड़ा जाएगा, उस केस को उस केस की मेरिट पे लड़ा जाएगा। तो आप यहाँ जो कहना चाहते हो कहते रहो, लेकिन जो डिवोर्स केस उसने डाल रखा है या अगर वो बाद में डाल देगी तो उसके जवाब तो वहीं पे ही देने पड़ेंगे और वो केस उस कोर्ट में वहां की मेरिट के हिसाब से डिसाइड होगा। नेक्स्ट तर्क ये दिया जाता है, जो कि बड़े जोर शोर के साथ दिया जाता है, कि भाई अगर आप ये केस जीत गए, आरसीआर का पत्नी को वापस बुलाने का केस आप जीत गए, कैसे भी जीत गए, मतलब सामने वाली आई ही नहीं कोर्ट में केस लड़ने, एक्स पार्टी आपके फेवर में हो गया, ऐसे जीत गए, या वो आ गई फिर भी आप जीत गए और 1 साल बीत जाता है डिक्री को और फिर भी वो आपके साथ नहीं रहती, रेस्टिट्यूशन नहीं होता कॉन्जुगल राइट्स का, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना नहीं होती, वो पत्नी का सुख देने के लिए आपके जीवन में वापस नहीं आती, तो ये आपके लिए ग्राउंड फॉर डिवोर्स हो जाएगा और फिर आप डिवोर्स ले सकते हो। तो ये सोच के बड़ी खुशी सी मिलती है कि पहले ये केस डाल देते हैं, फिर वो आएगी नहीं, फिर मुझे डिवोर्स मिल जाएगा। कितना अच्छा, सुखद और सरल सा लग रहा है सुनने में, पर ये हकीकत से कोसों दूर है। मैंने तो ऐसे डिवोर्स होता देखा नहीं। अब इसके कई कारण हैं। इसके कारण ये हैं कि मान लो आपने ये केस डाल दिया पत्नी को वापस बुलाने का और ये केस आप जीत भी गए। जीतने के बाद कोर्ट ने कह दिया, उसको डिक्री कर दी आपके फेवर में कि भाई आप रहिए अपने पति के घर आके। तो पहली बात तो ये है, अगर वो वास्तव में ही रहने आ गई फिर आप क्या करोगे? भले ही वो 10 दिन के लिए रहने आए, 5 दिन के लिए रहने आए, तो अगर वो रहने आ गई आपके साथ, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं तो प्यार बड़ा मधुर होता जा रहा है। आपको भी पता है कि ये फर्जी केस है, आप उसको रखना नहीं चाहते, ये आपको भी पता है और जज को भी पता है। ये तो एक चाल है सिर्फ सेक्शन 9 का केस डालना, ताकि लीगल एक टेक्टिक है कि भाई किस तरह से इससे पीछा छुड़वाया जाए और पैसे भी ना देने पड़े। ये तो इसका एक मुखौटा है ये केस, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है और कोर्ट को भी पता है। तो रखना तो चाहते नहीं हो आप, जेन्युइनली रखना चाहते तो बड़े बुजुर्गों की सहमति से रहना होता तो वह रह जाती। कोर्ट तक जाना पड़ गया तो कौन रहेगा फिर। चलो कोई बात नहीं। तो वो जो केस अगर वो रहने आ गई तो इस बार वो अपने वकील से और अपने घर वालों से सब कुछ पूछ पाछ के आएगी कि और बताओ क्या क्या एविडेंस ससुराल में जाके इकट्ठे करने हैं और क्या क्या मुझे वहां वीडियो बनाने हैं, कौन कौन से एजुकेशनल सर्टिफिकेट की, उसकी ITR की, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट की चुराने हैं या उनकी फोटोकॉपी लेनी है। तो वो अगर रहने आ गई तो क्या फिर आप उसे मना कर दोगे कि मैं अब साथ नहीं रखूंगा क्योंकि आपने ही केस डाला था कि मेरे साथ आके रहो। अब आप तो मना कर नहीं सकते कि मेरे साथ आके मत रहो। तो वो अगर आ गई रहने, फिर आप क्या करोगे? फिर वो आपका ज्यादा नुकसान करेगी और वो सूखे सूखे आएगी भी नहीं। वो आने से पहले थाने में आपके खिलाफ FIR करवा के आएगी, या हो सकता है घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत, DV एक्ट के तहत आपके ऊपर केस फाइल करके भी आए। तो आपके ऊपर एक तरफ तो केस चल रहे हैं, ऊपर से वो आपके घर में रह रही है, तो आपने तो शत्रु को अपने घर में पनाह देने का कार्य कर लिया। अब आपको कौन बचाएगा? तो ये धारणा कि आप केस जीत जाओगे और फिर वो 1 साल तक रहने नहीं आएगी, तो आप तो अज्यूम कर रहे हो, अजम्पशन है आपकी। पहली अजम्पशन ही गलत है वैसे तो, कि आप केस जीत जाओगे। अगर वो वास्तव में केस लड़ने आ गई तो वो 10 ऐसे
चीजें उसमें लिख देगी कि जनाब मैं बिना कारण इसका घर छोड़ के नहीं आई, ये मेरे साथ अत्याचार होता था, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने पुलिस में ये कंप्लेंट कर रखी है, ये डीवी एक्ट में केस डाल रखा है। तो पहली बात तो ये आपने मान लिया कि आप जीत जाओगे, तो जरूरी नहीं है कि आप जीत जाओ। मान लो आप जीत भी गए और फिर वो रहने आ गई, तब भी आप फंस गए। तीसरी भी बात भी मान लेता हूं आपकी कि आप जीत भी गए और वो रहने भी नहीं आई, तो आप कह रहे हो कि वो डिवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। तो डिवोर्स का ग्राउंड तो फिर उसके लिए भी बन जाएगा और आपके लिए भी बन जाएगा। डिवोर्स तो वो भी ले सकती है और आप भी ले सकते हो, लेकिन उस 1 साल के दौरान ही अगर उसने आपके खिलाफ तरह तरह के अन्य कई केस फाइल कर दिए, जो कि करेगी ही, वो FIR भी करेगी, डीवी एक्ट का केस भी फाइल करेगी, मेंटेनेंस का भी करेगी, और जो कुछ हो सकता होगा वो सब करेगी। तो जब पहले ही वो आपके खिलाफ डिवोर्स का केस और ये सब पुलिस केस फाइल कर देगी, तब आपका कोई डिवोर्स केस, दो डिवोर्स के केस थोड़ी चलेंगे। अगर उसने पहले ही फाइल कर दिया आपके अगेंस्ट डिवोर्स का केस, तो वो नौबत कभी आती ही नहीं कि 1 साल भी बीत गया और फिर आप डिवोर्स के लिए एलिजिबल हो गए, क्योंकि उससे पहले ही वो सारा प्रक्रिया कर चुकी होती है। और इसका एक रिवर्स भी सोच लेते हैं, खुदा ना खास्ता आप ये जो केस डाल रहे हो वो हार गए, RCR का केस, तो इसका मतलब तो आप, उसने सिद्ध कर दिया कोर्ट में कि आप उसको प्रताड़ित करते थे, और उसने जो घर छोड़ा है, आपके साथ रहने से मना किया है, वो विदाउट सफिशिएंट कॉज नहीं है, बल्कि विद सफिशिएंट कॉज है। उसके पर्याप्त कारण है कि वो आपके साथ क्यों नहीं रह रही है। फिर तो जो और बाकी केस वो आपके ऊपर फाइल कर रही है सारे के सारे, उसमें भी आप फंसोगे। अब एक अन्य परिस्थिति समझते हैं। मान लो आपने RCR का केस डाल रखा है उसको वापस बुलाने का, और तब तक उसने कोई केस नहीं डाला आपके ऊपर, तो ठीक है, चलो आपने केस डाल दिया, भाई मैं चाहता हूं मेरी पत्नी मेरे साथ रहे। मान लो आपके ये केस डालने के बाद वो आपके ऊपर डीवी एक्ट के तहत घरेलू हिंसा का केस डाल देती है, या कोई पुलिस में कंप्लेंट दे देती है, जिसमें आपके और आपके परिवारजनों के ऊपर, आपके माता पिता भाई बहनों के ऊपर तरह तरह के झूठे सच्चे इल्जाम उसने लगा रखे हैं, झूठे इल्जाम लगा रखे हैं। तो और आपने केस डाल रखा है कि भाई मेरे साथ आके रहे, तो पहली बात तो ये केस डालने का मतलब यह है कि भाई उसने अगर कोई अपराध किए भी हैं, कुछ उसने क्रूरलिटी, कुछ यातनाएं आपको दी भी हैं, तो वो सब आप माफ कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि मैं तो कह रहा हूं अपनी पत्नी को कि आप वापस आके हमारे घर में रहिए, और वो मेरे ऊपर और मेरे घर वालों के ऊपर, मेरे परिवारजनों के ऊपर झूठी FIR कर रही है और घरेलू हिंसा के केस डाल रही है। तो क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता फिर उसके बाद कि मैंने जो कोर्ट में पिटीशन दे रखी है RCR की, मैं उसे वापस ले लूं कि जनाब अब मुझे नहीं बुलाना उसे वापस अपने घर में, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर और मेरे घर वालों के ऊपर झूठे केस कर रही है। तो अगर उसने केस भी कर दिए और फिर भी आप अपना जो ये केस है सेक्शन 9 का वो वापस नहीं ले रहे, इसे चलाते जा रहे हो, तो इससे ये इंप्रेशन क्रिएट होता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो सच्चाई उसकी बातों में है, जरूर आप लोगों ने उसको परेशान किया होगा, तभी तो उसके इतने सारे एलिगेशन लगाने के बावजूद भी आप उसको अपने घर में बुलाना चाहते हो। तो ये इंप्रेशन क्रिएट होता है इस केस से। इसलिए दोस्तों मेरा सुझाव ये है कि ये केस डालना सेक्शन 9 का आपके लिए एक व्यर्थ की एक्सरसाइज होगी, आपका टाइम खर्च होगा, आपके पैसे खर्च होंगे, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि आपके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपके ऊपर ऑलरेडी वो कई केस करने की योजना बना रही है या कर चुकी होगी, वरना ये केस फाइल होने के बाद तो पक्का करेगी ही करेगी। तो ये आ बैल मुझे मार जैसी सिचुएशन है सेक्शन 9 के केस में पत्नी को वापस बुलाने का प्रयास करना।